बल को अब थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं कि जो बल है वो कितने टाइप का है, किस किस कैटेगरी पे हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो कैटेगरी मैं आपको बता दूं, हालांकि ये हमारी बुक में नहीं है लेकिन हमको ये याद रखना है कि एक कैटेगरी तो ये होती है कि भाई बल जो है वो स्पर्शी और अस्पर्शी दो तरीके के होते हैं। एक तो स्पर्शी मतलब छुएंगे तभी बल लगेगा, और एक अस्पर्शी जो बिना छुए लग जाएगा, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल अस्पर्शी बल है, चुंबकीय बल एक अस्पर्शी बल है। अगर हम बात करते हैं आवेशों के द्वारा लगाया गया बल तो वो भी एक अस्पर्शी बल है। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं मस्कुलर फोर्सेस, जो हम बल लगाते हैं, हम बिना छुए ऐसा बल नहीं लगा सकते, है ना। हमको कोई जादू थोड़ी आता है कि हमने ये दूर से ऐसा किया जूम करके और वो सामान के हाथों में चिपक गया, या भाई यहां से उठा और इधर चला गया, ठीक है। तो भाई हम जो है ऐसा कुछ नहीं करते, है ना, हमारे अंदर ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है। हम जब भी लगाएंगे तो हम मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, है ना। हम खुद के द्वारा जो बल लगाते हैं उसको कहते हैं मस्कुलर फोर्स। तो भाई हमारे द्वारा लगा हुआ बल, हमारे मसल्स द्वारा लगा हुआ बल कैसा होगा, बिना संपर्क में आए नहीं हो सकता। दूर से हम कुछ भी जादू नहीं कर सकते भाई, हमको टच करना ही पड़ेगा। तो ये दो तरीके के बल हो गए, स्पर्शी और अस्पर्शी। बट हमारी बुक जो डील करती है, जिसके अकॉर्डिंगली हमको यहां पे वर्गीकरण देखना है, वो वर्गीकरण है संतुलित और असंतुलित बल का। किसका? संतुलित और असंतुलित बल का। संतुलित और असंतुलित क्या होता है, जरा इसके बारे में बात करते हैं। नाम से ही क्लियर है कि भैया संतुलित मतलब बैलेंस्ड, ठीक है, सब तरफ से लग रहा होगा जो बल वो सब बैलेंस होगा भाई। और असंतुलित का मतलब क्या, डगमगाया हुआ कह ले, मतलब कहीं से ज्यादा बल लग रही होगी, कहीं से कम बल लग रहा होगा, तो वो क्या होगा, असंतुलित हो गया, है ना। जैसे एक नॉर्मली अपन बात करते हैं कि भैया संतुलन, कहते हैं ना कि भैया संतुलन खो दिया क्या, ये बड़बड़ाए जा रहे हो, और दूसरे बोलते भैया नहीं वो बड़ा ही शांत सा है, बिल्कुल संतुलित सा व्यक्ति। संतुलित मतलब सारे काम सब कुछ बिल्कुल विधिवत चलते हैं, ठीक है। जैसे हमारे आसपास भी होंगे, हम भी होंगे कि भाई हमारे सारे कॉपीज अच्छे टाइम से कंप्लीट होती है, सारे वीडियोस हम बिल्कुल सही समय पे देख लेते हैं, सारे नोट्स हम बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं, सारे ही टेस्ट में हम अपीयर होते हैं, ये सब संतुलित हो गया ना भाई, हर जगह से बैलेंस है। और एक अनबैलेंस वाला कैसा भाई, टीचर ने बोला कि भैया परसों कॉपी चेक करेंगे तो ये दे दमादम 2-3 दिन रातों में जग जगा करके कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी जहां से जो मर्जी पढ़ रहा है वो लिखे चले जा रहे हैं। तो क्या भाई, वो असंतुलित अवस्था है, वो संतुलित नहीं है, है ना। उनने जब पढ़ना था तब पढ़ा नहीं, और अब जब अचानक से किसी ने कह दिया तो भैया वो एक ही दिशा में लगे हैं, कुछ भी होता चला जाए, ठीक है। तो क्या होता है भाई, ये दो तरीके के संतुलित बल और असंतुलित बल। तो हम जरा देखते हैं कि संतुलित और असंतुलित बल की क्या परिभाषा है। तो जो संतुलित बल है वो है भाई किसी वस्तु पर लगने वाले अनेक बलों का यदि परिणामी बल शून्य हो तो ऐसे बल को संतुलित बल कहते हैं। मतलब कैसा मैं बना लूं, तो मैं ऐसा कुछ कहता हूं कि ये एक वस्तु हो गया, इस वस्तु पे इधर से लग रहा है एक बल F, इधर से भी एक बल लग रहा है F, इधर से भी एक लग रहा है बल F, और इधर से भी लग रहा है एक बल F, और इन सभी बलों का मान लेते हैं 5 न्यूटन है ना। ये भी 5 न्यूटन, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। तो देखिए ना, ये 5 न्यूटन ऊपर की तरफ, ये 5 न्यूटन नीचे की तरफ, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक इधर से 5 न्यूटन आ रहा है और इधर से भी एक 5 न्यूटन आ गया, तो ये भी कैंसिल, ठीक है। मतलब ये कैसे हो गया, संतुलित। अच्छा ऐसा भी नहीं है, ये हो सकता है ये 5 हो, ये 5 हो, और ये 7 न्यूटन का और ये 7 न्यूटन का हो तो भी। लेकिन वहीं अगर यही फोर्स का मान बढ़ा करके ऐसा चेंज कर दूं कि भाई ये जो मान था ये 5 है, ये 7 है, ये 5 है और ये 7 है, तो ये कैसा हो जाएगा, ये असंतुलित हो गया भाई। ये कैसा हो गया, असंतुलित। असंतुलित का मतलब क्या हुआ कि कुल बल, मतलब जो परिणामी बल का मतलब ऐसा होता है कि बल में दिशा काम करती है। अगर दो बल, एक बल इधर की तरफ F1 काम कर रहा है और दूसरा बल भी इसी के ऊपर F2 इधर ही काम कर रहा है, तो ये दोनों बल जोड़ करके लिखते हैं हम F1 प्लस F2। मतलब एक वस्तु के ऊपर यहां से 5 न्यूटन का एक व्यक्ति फोर्स लगा रहा है और दूसरा अपना दोस्त आ गया, वो भी लगाने लगा मान लीजिए 3 न्यूटन का फोर्स, तो ये दोनों जुड़ करके 8 न्यूटन का फोर्स होगा इधर की तरफ। वहीं अगर हम ऐसा कुछ कहें कि हमारे पास ये एक है वस्तु, इसके ऊपर 5 न्यूटन का बल कोई बाहर की तरफ, मतलब सामने की तरफ ये 5 न्यूटन का कोई बल लगाता है और मेरा दोस्त आके उल्टे दिशा से 3 न्यूटन का लगाने लगा, तो यहां पे क्या होगा, तो यहां पर जो F होगा वो हो जाएगा क्या, F1 माइनस F2। मतलब 5 न्यूटन में से 3 न्यूटन को माइनस कर दीजिए, कितना, 2 न्यूटन। तो परिणामी बल किधर होगा, 2 न्यूटन, और किस दिशा में होगा, तो जिधर ज्यादा हो। मतलब 5 न्यूटन वाला बल ज्यादा था ना, तो ये इसी दिशा में होगा।
कितने से? तो ये सिर्फ और सिर्फ 2 न्यूटन से। आई होप आपको समझ में आएगा। मैं 5 न्यूटन से धक्का रहा हूं, 3 न्यूटन से कुछ मुझे अपोज कर रहा, विरोध कर रहा है, तो वस्तु चलेगी तो किधर? मेरे ही दिशा में, लेकिन कितने से? मात्र 2 न्यूटन से, क्योंकि 3 न्यूटन मेरा कैंसिल हो गया। तो ये परिणामी बल 0 नहीं हो रहा ना, ये देखिए 2 न्यूटन आ रहा, ठीक है। लेकिन वही अगर ऐसा हो जाता कि यहां से भी आता कितना? 5 न्यूटन ही, यहां से भी 5 न्यूटन ही। मैं यहां एक और बना लेता हूं, मान लीजिए इधर से मैंने लगाया 5 न्यूटन और इधर साइड से भी आ गया कितना? 5 न्यूटन ही। तो 5 और 5, 5 इधर से भी 5 इधर से भी, तो 5 माइनस 5 कितना? 0। परिणामी कितना हो गया? 0 हो गया, तो वो संतुलित। और परिणामी अगर 0 नहीं है तो ये क्या है? असंतुलित। तो एक चीज ध्यान में रखेंगे कि जब कभी भी किस पे असंतुलित बल लगेगा, कैसा? असंतुलित बल, तभी गति होगा। संतुलित बल कोई भी चेंज नहीं करा सकता। जो हमने पढ़ा था 3, हमने क्या देखा था भाई कि उसके आकार में परिवर्तन, उसकी गति में परिवर्तन, उसके दिशा में परिवर्तन। संतुलित बल कुछ भी नहीं कॉज करा पाता भाई, वो कोई चेंज नहीं कर पाता। जो हमने पढ़ा था ना कि करेगा या करने की कोशिश करेगा, तो भैया संतुलित बल सिर्फ करने की कोशिश करता है। बदल कौन देता है? तो बदल देता है असंतुलित बल। संतुलित बल कुछ भी नहीं करेगा, संतुलित बल सिर्फ और सिर्फ कोशिश करेगा कि भैया उसका आकार बदल दूं, उसकी दिशा बदल दूं, उसकी गति बदल दूं, लेकिन कर नहीं पाएगा। वहीं जब हम बात करेंगे किसकी? असंतुलित बल की, तो यह कर देगा, यह बदल देगा, यह दिशा बदल देगा, यह गति बदल देगा, ये आकार को बदल देगा, है ना। मतलब क्या है? परिणामी जो बल होगा वो शून्य नहीं होगा, तो भाई बदलाव आएगा। और बदलाव किधर आएगा? जिस दिशा में ज्यादा मतलब ज्यादा परिमाण था, ज्यादा वैल्यू थी, उसी दिशा में बदलाव आएगा। जैसे वस्तु को हमने देखा गति किधर कर रही थी भाई? जिधर वो 5 न्यूटन वाला फोर्स था उधर ही गति कर रही थी, 3 न्यूटन वाले की तरफ नहीं, ठीक है। और कितने से करेगा? तो भाई आपने जो लगाया, जो आपको अपोज हो गया, उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। देखिए सीधी सिंपल सी बात है, अगर 2 चीजें एक ही दिशा में लग रही है ना तो जुड़ जाएंगी, और दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में लग रही है तो माइनस हो जाएगी। बस इतनी सी बात याद रखेंगे। क्या? 2 बल एक ही दिशा में तो ऐड, 2 बल विपरीत दिशा में तो सब्ट्रैक्ट। 2 बल एक ही दिशा में तो ऐड, दोनों बल विपरीत दिशा में तो सब्ट्रैक्ट। अच्छा, और एक बात क्या याद रखेंगे? तो संतुलित बल चेंज कराने की कोशिश करती है, जबकि असंतुलित बल चेंज करा देती है। किधर चेंज कराएगी? तो जिसका मान ज्यादा होगा उसकी दिशा में चेंज कराएगी। किधर? जिसका मान ज्यादा होगा उसकी दिशा में चेंज। तो देखिए, यदि किसी वस्तु पर असंतुलित बल लगाया जाता है तो वस्तु की चाल में या तो उसके गति में, दिशा में परिवर्तन होने लगता है ना, या फिर अगर बात करें किसी वस्तु की गति में त्वरण उत्पन्न करने के लिए असंतुलित बल की आवश्यकता। त्वरण मतलब क्या भाई? उसकी वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, जो उसके गति में परिवर्तन की दर होगी, उसको अगर बढ़ाना है या उसको घटाना है तो आपको बाहर से बल लगाना पड़ेगा। और कौन सा बल? असंतुलित वाला। वस्तु की चाल में परिवर्तन तब तक बनी रहेगी जब तक वस्तु पर असंतुलित बल लगेगा। भाई जब तक आप असंतुलन पैदा करेंगे तब तक उसकी चाल में वेरिएशन मिलेगा, और जैसे ही संतुलित बल लगाने लगे कुछ नहीं होगा, ठीक है। जैसे ही संतुलित बल लगने लगा उसमें कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल लगा रही है चांद के ऊपर, उसके कारण ऐसा थोड़ी होता है कभी भाई बहुत तेजी से गमन करे, कभी धीमे धीमे गमन करे, नहीं। संतुलित बल लगता है बराबर चलती रहेगी। संतुलित बल जब भी लगेगा तो क्या होगा? बराबर चलती रहेगी। और इसके बारे में अभी हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास एक और पोर्शन इसमें है, गति का नियम। जहां नियम की चर्चा करेंगे वहां पे और अभी इसको डिस्क्राइब करने वाले, क्योंकि चलने ही वाला है हमारे पास इस बार इस चैप्टर में। यही हमने कहा ही था, एक नोट पकड़ेंगे, सारे नोट खोलेंगे। तो भैया सबसे पहले हमारे पास आया था क्या? बल। तो बल में हमने सीखा कि ये एक बाहरी कारक है जो कि बदलेगा, बदलने की कोशिश करेगा। तो कौन? तो भैया संतुलित बल कोशिश करेगा, असंतुलित बल बदल देगा, ठीक है। चलिए अब बढ़ जाते हैं हम एक नए टॉपिक की तरफ जिसको कहते हैं हम जड़त्व, ठीक। जड़त्व क्या होता है? ठीक, ये एक ऐसा कह सकते हैं कि किसी भी द्रव्यमान की, किसी भी मटेरियल की, ये खुद की उसकी प्रॉपर्टी है ना। ये किसी द्रव्यमान की खुद की प्रॉपर्टी है जिसके कारण वो जड़त्व शो करता है। तो जड़त्व है क्या? ठीक, तो जड़त्व को कह सकते हैं कि ये भी एक फंडामेंटल यूनिट है। आप समझ सकते हैं कि किसी द्रव्यमान के साथ में जुड़ी हुई एक उसकी फंडामेंटल, उसकी बेसिक मतलब यूनिट कह सकते हैं, इकाई कह सकते हैं कि भाई उससे जुड़ी हुई चीज है। ठीक, क्या है भाई? तो देखिए, जड़त्व का मतलब यह होता है कि कोई भी वस्तु अपने अंदर हो रहे परिवर्तन का हमेशा विरोध करती है। क्या याद रखेंगे? जड़त्व का मतलब
कि कोई भी पिंड अपने अंदर हो रहे अवस्था में परिवर्तन का सदैव विरोध करती है। क्यों विरोध करती है भाई? क्योंकि वो नहीं चाहती कि उसके अंदर कोई भी परिवर्तन किया जाए। अब ये क्या क्या परिवर्तन? तो जैसे आप एक बात समझिए, एक रबर बैंड है, उसको मैं अगर खींच करके तोड़ना चाहता हूं तो वो सबसे पहले क्या करती है? विरोध करती है। ऐसा नहीं कि मैंने ऐसा खींचा भैया तुमको तोड़ना है तो वो टूट जाए, वैसा होता है क्या? नहीं, आप बल लगाइए, पहले उसको अपोज करेगी वो। आप अगर उसके अपोजिशन से ज्यादा बल लगा देंगे तो टूट जाएगी, नहीं तो नहीं टूटेगी, है ना। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि हमने सोचा और वो टूट गई, वो पहले विरोध करेगी। भाई क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि भैया जो रबर बैंड है ना उसको मैं खींचूंगा, मैं तो जो उसका साइज है वो बढ़ाऊंगा। साइज बढ़ा रहे हैं, ठीक है भैया, वो उसने क्या किया? विरोध किया। विरोध किया कैसे पता चला? आप थोड़ा सा रबर बैंड को खींचे और छोड़ दीजिए, अपने ओरिजिनल शेप में आ जाएगी, ठीक है। तो मतलब अगर वो विरोध नहीं कर रही होती तो क्यों आती भाई अपने ओरिजिनल शेप? मतलब वो क्या कहते हैं? अपने आकार में परिवर्तन का विरोध किया उसने, ठीक है। लेकिन अगर उससे ज्यादा बल लगा दिए, है ना, उसके विरोध से ज्यादा बल आपने लगा दिया तो क्या होगी? उसमें चेंज हो जाएगा, मतलब वो असंतुलित बल हो गया। असंतुलित बल हुआ तो क्या हो गया? बदल गया। क्या बदल गया? आकार, उसकी आकार बदल जाएगी। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कि कोई वस्तु गति कर रही है, चल रही है, अब चलते हुए हम उसको रोकने की कोशिश करते तो भैया बल लगा के रोकना पड़ता है ना, क्योंकि उसकी टेंडेंसी क्या है? चलना। तो वो चाहती है कि भैया हमको चलते रहने तो, रोको मत हमको। लेकिन वो रुक जाती है। रुक जाती है, क्यों रुकेगी भाई? क्योंकि उसके ऊपर अगर बाहर से कोई असंतुलित बल लगाऊंगा तो वो रुकेगी। अच्छा, जनरली हमको पृथ्वी पर देखने को मिलता है कि भाई हम अगर एक जैसे बॉल है उसको लुढ़का दिए, लुढ़काने के बाद हम कहते हैं कि यार इसमें कहां जड़त्व काम कर रहा है, थोड़ी देर के बाद ये अपने आप रुक तो जा रही है और बाहर से मैंने उसको छुआ भी नहीं। तो भाई वहां पे बॉल क्यों रुक रही है? क्योंकि घर्षण बल भी तो लग रहा है, वो भी तो बाहरी कारक है। घर्षण भी तो एक प्रकार का बल था और वो बाहरी कारक था। वो क्या हो रहा था? जिस ग्राउंड पे आपने बॉल को लुढ़काया था उस बॉल के ऊपर, जैसे अगर ये बॉल है इसको आपने इधर की तरफ लुढ़काया तो भैया इस बॉल के ऊपर इधर पीछे की तरफ एक बाहरी बल काम कर रहा है, जिसको कह रहे हैं हम घर्षण। क्या कह रहे हैं? घर्षण बल। और ये कौन सा भाई? तो ये आरोपित बल, जो हमने बल उसके ऊपर लगाया है वो है। तो आरोपित बल के विपरीत में काम कर रहे हैं ना, रोक तो रहा ही है ये, तो ये बाहरी बल है। हमने क्या कहता? असंतुलित बल नहीं लगना चाहिए। आप एक ऐसा सिस्टम बनाइए जहां पे घर्षण ना हो, उसमें आप चीज को चालू करके छोड़ दीजिए, वो चलती रहेगी, वो कभी नहीं रुकेगी, ठीक है। तो एक तो ये हो गया भाई कि गति कर रहा हुआ वस्तु अगर होगा तो वो गति करना चाहेगा, वो रुकना नहीं चाहेगा। आपको रोकना है तो आप असंतुलित बल लगाइए, संतुलित लगाएंगे तो कुछ नहीं होगा, ठीक है। संतुलित लगाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, थोड़ा सा आपको इमेजिन कराता हूं, जैसे साइकिलिंग करते हैं, एक कांस्टेंट स्पीड पे साइकिल को चलाते रहिए, कांस्टेंट, रोड भी बिल्कुल प्लेन हो और कांस्टेंट स्पीड हो, बड़ा इजीली चलती है, बड़ा आसानी होता है उसको चलाने में। लेकिन वही ब्रेक लगाइए, फिर चलाना शुरू कीजिए, फिर ब्रेक लगाइए, फिर चला, तो फिर क्या होता है भाई? जब आप उसके रेट को चेंज कर रहे होते हैं ना, तो वो पहले तो कहती है भैया साइकिल हमें चलना ही नहीं है, लेकिन हम उससे ज्यादा बल लगा के क्या करते? उसको चालू करते, मतलब उसके गति में परिवर्तन करते। तो जो हम एक्स्ट्रा बल लगा रहे वो असंतुलित बल था, ठीक है। अच्छा, एक और चीज समझा तो मैं आपको, क्या लगता है कि जो ये रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, जब हम उसको रॉकेट से ऐसा कह लूं मैं कि भाई जब हम पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चले जाते हैं तो क्या रॉकेट के इंजन को चालू रखना होता होगा? क्या आगे गति कराने के लिए उसको चालू रखना होता होगा? क्या रॉकेट चलती रहती होगी? क्या उसके इंजन में ऐसा कुछ होता होगा कि भैया इंजन चालू रखो, आगे की तरफ हमें बढ़ना है? कहां की बात करूं? गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से जब बाहर चले जाते हैं तब। तो भाई एक चीज समझिए, जड़त्व का जो नियम कहता है वो तो कहता है कि नहीं, जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहेगी जब तक कि उसके ऊपर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य ना करे। तो भाई बाहर क्या हुआ? जैसे ये रही हमारी पृथ्वी और ये रहा हमारा गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र। अब यहां से ये जो रॉकेट है, यहां से ये रॉकेट का एक पोजीशन ये है। अब यहां से क्या हो गई? ये रॉकेट यहां निकल चुकी है, ये रॉकेट यहां निकल चुकी है। अब यहां पे इसको इंजन चालू रखने की कोई जरूरत नहीं है। यहां तक क्यों थी? क्योंकि यहां तक पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल, यहां पे गुरुत्वाकर्षण बल इसको खींच रहा था। तो इसका विरोध करने के लिए मैंने इंजन को चालू रखा और उसको विरोध किया। लेकिन जैसे ही इसके क्षेत्र के बाहर चली गई तो यहां पे कोई बल है क्या जो इसको खींच रहा है? नहीं। तो जिस वेग से ये छोड़ेगा इस सरफेस को, जिस वेग से इस सरफेस को छोड़ा जाएगा, मान लेते हैं v वेग से ये सरफेस को छोड़ा, तो इसी v वेग से ये आगे की तरफ चलती चली जाएगी। और एक बात,
क्या इसको रास्ते में जब ये ऊपर की तरफ चल रही है तो यहां पे क्या क्रिएट होगा, वैक्यूम होगा ना, निर्वात होगा ना। ये क्या चल रही है अब, निर्वात में। तो क्या इसका दिशा बदल देंगे कि रॉकेट इधर जा रही है, चांद तो इधर दिख रहा है, काम करो इधर मोड़ लो, ऐसा संभव है क्या? तो भैया ये भी संभव नहीं है, क्योंकि घर्षण के बिना आप मुड़ नहीं सकते। तो वहां तो निर्वात है, वायु भी नहीं है, तो कैसे मुड़ेंगे भाई? तो ये रॉकेट मुड़ेगी भी नहीं। अच्छा, मतलब जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाती रहेगी, ठीक है क्या? जिस दिशा में जा रही है उसी दिशा में जाती रहेगी। दूसरा क्या होता है कि भाई इसके गति में भी कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। तो मतलब ये हुआ कि जड़त्व जो है वो ये कहता है कि भैया कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में रहेगी, अगर वो गति कर रही है, गतिशील है, तो वो गति ही करती रहेगी। कब तक? जब तक कि कोई उसके ऊपर बाहरी बल ना लगाया जाए, जब तक उसके ऊपर कोई बाहरी असंतुलित बल ना लगाया जाए। तो भाई ये क्या होता है? तो ये जड़त्व जो है वो प्रत्येक वस्तु का ये गुण है, मतलब एक प्रवृत्ति है। किसके कारण होती है? उसके कारण द्रव्यमान जो है, द्रव्यमान के कारण ये सब होता है। मतलब इसका मात्रक क्या हो जाएगा भाई? केजी, क्योंकि ये द्रव्यमान का ही निर्धारण करता है। अब कोई भारी वस्तु है उसका जो जड़त्व है वो ज्यादा होगा, कोई हल्की वस्तु है तो उसका जड़त्व कम होगा। हल्की वस्तु का जड़त्व कम, भारी वस्तु का जड़त्व ज्यादा। तो ये जो रॉकेट वाली हम बात करते हैं जो ऊपर की तरफ जा रहा था, तो यहां से ऐसा समझ लेंगे कि जड़त्व के प्रकार कितने हो जाएंगे। तो जड़त्व एक तो ये हो गया दिशा का जड़त्व, ठीक है, गतिशील का जड़त्व और विराम का जड़त्व। किसका किसका? विराम का जड़त्व, गति का जड़त्व और दिशा जड़त्व। जनरली हम यही देखते हैं कि जो है गति का और विराम का जड़त्व, हम दिशा को भूल जाते हैं। भाई दिशा भी है इसके अंदर। दिशा का जड़त्व मतलब हमने क्या कहा, आप सिर्फ एक छोटी सी लाइन में याद रखेंगे, जड़त्व का मतलब क्या? तो जड़त्व का मतलब चेंज का विरोध। क्या भाई? जड़त्व जहां कहीं भी आया उसका मतलब सिर्फ इतना ही ध्यान रखेंगे, परिवर्तन का विरोध। याद रहेगा क्या? जड़त्व का मतलब परिवर्तन का विरोध। कहते हैं ना कि भैया जनरली कॉमन लैंग्वेज में बड़ा ही जड़ आदमी है। जड़ आदमी है का मतलब क्या? बड़ा ही ढीठ किस्म का आदमी है। ढीठ किस्म का आदमी का मतलब क्या होता है भाई? वो जो ठान के बैठे भैया वही करेगा। आप कितना ही बोलो भाई नहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर ले, नहीं, क्योंकि वो क्या है, जिद्दी स्वभाव का है, वो नहीं चेंज करने वाला। तो जड़त्व मतलब क्या भाई? जिद्दी, वो जिद्दीपना, उसको जड़ व्यक्ति इसलिए कहते भी हैं। तो भाई आप जिद्दीपना जो है ना वही है जड़त्व। जड़त्व से जिद्दी याद रख लो भाई, चलो जड़त्व से क्या याद रख ले? जिद्दी। और जिद्दी का हम क्या होता है भाई? जिद्दी का काम होता है कि परिवर्तन का विरोध करता है, वो चाहता ही नहीं कुछ चेंज कर भाई, जो हम चाह रहे हैं वो होगा भैया। तो वो चाह क्या रहा है? तो कह रहा है हम भैया बैठे हैं तो बैठे रहेंगे, चलेंगे नहीं, और अगर हम चल रहे हैं तो हम चलते रहेंगे, बैठेंगे नहीं। अच्छा, हम जिस दिशा में जा रहे हैं उसी दिशा में जाते रहेंगे, ठीक है। तो मतलब इसके आधार पे अगर हम बात करते हैं तो जो जड़त्व है वो तीन प्रकार का हो गया। एक जड़त्व हो गया हमारा विराम का, एक गति का और दिशा का। किसका किसका? विराम का, गति का और दिशा का। तो मतलब क्या बोल रहा था? ये अपने अंदर होने वाले बदलाव को रोकता है। क्या करता भाई? अपने अंदर होने वाले बदलाव को रोकता है। तो कोई भी द्रव्यमान होगा उसका यह गुण है कि अगर वो चल रहा है तो चाहता है कि भैया चलते रहने दो। कब तक? जब तक कि कोई असंतुलित बल ना लगे तब तक। अगर वह रुका है तो भैया वो चाहता है कि रुके रहने दो। कब तक? जब तक कि कोई असंतुलित बल ना लगे। मतलब विराम का जड़त्व का है, मतलब वो रुका रहेगा जब तक कि कोई असंतुलित बल ना लगे। गति का मतलब वो गति करता रहेगा जब तक असंतुलित बल ना लगे। और दिशा जड़त्व मतलब जिस दिशा में चल रहा है उसी दिशा में चलता रहेगा। चलिए, दिशा जड़त्व में एक और चीज बता रहा हूं। आपने एक पत्थर को ऐसा सीधे सीधे ऐसा फेंक दिया, ठीक है, तो क्या वो पत्थर ऐसा आगे जाएगा और अपने आप इधर मुड़ जाएगा क्या? बॉलर ने बॉल डाल दी, बैट्समैन ने कुछ नहीं किया, तो वो क्या बॉल ऐसे ही मुड़ेगी और चल देगी दूसरी तरफ? तो भाई आप कहेंगे नहीं नहीं, बिना बैट्समैन के बल लगाए, बिना बैट्समैन के चेंज किए उसकी दिशा को, वो नहीं जाने वाली, वो भैया पीछे निकल जाएगी, ठीक है, कीपर के पास हो, नहीं तो फिर बाउंड्री। ठीक, मतलब क्या समझे कि आपने जिस दिशा में किसी चीज को थ्रो किया है वो उसी दिशा में चलती रहेगी जब तक कि कोई बाहर से बल लगा के उसकी दिशा परिवर्तित ना करें। आई होप आपको जड़त्व तो समझ में आ चुका है।